Hello student, this is Prakash sir. In this video, we will discuss impact of climate change. This is last video of your chapter 3rd. After that, we will go to 4th chapter. So, in this video, we will discuss impact of climate change. After that, we discuss about measure for reducing global warming. Let's start. The main impact of climate change are, तो climate change के जो main impact हैं वो ये हैं. First one is melting of glacier. That mean कि ग्लेशियर है. अब ग्लेशियर कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर हम उसके जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इस एरिया में ही ग्लेशियर ज़्यादा पाए जाते हैं और इनकी जो थिकनेस है वो 100 मीटर की थिकनेस है. तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू बी मेल्टिंग स्टीडली. Greenland has experienced glacial earthquake which occur when a large mass of ice break off a glacier. तो होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ एनवायरनमेंट का एंड सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ऑब्वियसली बात है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो भी आइस क्यूब है वो मेल्ट होंगे. तो आइस क्यूब मेल्ट होंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्लेशियर ब्रेक डाउन होंगी. मतलब जो मोटी मोटी परतों में ग्लेशियर हैं वो क्या होंगी, वो उनकी जो सरफेस होगी वो डिवाइड होगी. दैट मीन ग्लेशियर के अर्थक्वेक आएंगे. अब ये मोस्टली अर्थक्वेक किस रीजन में आते हैं, ये ग्रीनलैंड रीजन में आते हैं. जो कि ग्रीनलैंड क्या है कि अगर हम इसकी फिजिकल लोकेशन देखें तो ये पोल्स के ज्यादा पास है, इसलिए उसी एरिया में ये आते हैं. अब होता क्या है, इसमें लार्ज मास ऑफ आइस ब्रेक होती है. मतलब आइस क्यूब का जो है उसका लार्ज एरिया ब्रेक होके कहाँ जाता है, ओशियन में फ्लो होने लगता है. दैट मीन फ्लोटिंग होने लगता है. फिर धीमे धीमे वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस ओनली हैपन इन ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड में ये होता है एंड द अंटार्कटिका, अंटार्कटिक रीजन में ये होता है. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द फ्रोजन टुंड्रा in the Siberian region and the snow cover in the Arctic are melting rapidly. अब देखिए आपने एक ये वर्ड पढ़ा होगा टुंड्रा. तो टुंड्रा का मतलब भी होता है कि फ्रोजन रीजन, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है. वहाँ पे और कुछ जो फॉरेस्ट है या जो हमारी लीव्स हैं या जो ट्रीज हैं वो वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है ड्यू टू बर्फ ही बर्फ के कारण. तो है वाक जैसे कि साइबेरियन रीजन हुआ. अब होता क्या है कि ये आर्कटिक रीजन की जो स्नो है वो धीमे धीमे मेल्ट होगी. द आर्कटिक स्नो कवर इज एक्सपेक्टेड टू बी आइस फ्री ऑन 2037. दैट मीन कि 2037 में जो आर्कटिक की स्नो है वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी. ये यहाँ पे साइंटिस्टों का अनुमान है. उन्होंने ऐसा एज्यूम किया है कि लगभग इतना टाइम लगेगा जिस हिसाब से प्रेजेंट में आइस मेल्ट हो रही है उस हिसाब से. देन सेकंड आता है वार्मिंग ऑफ द ओशियन. मतलब ओशियन का गर्म होना. अब देखिए ओशियन गर्म कैसे होंगे, रीजन एक ही है सबका कि अर्थ सरफेस गर्म होगी और एनवायरनमेंट वार्म अप होगा तो ओशियन भी गर्म होंगे. अब ओशियन के गर्म होने से होगा क्या, अभी आपको पता है कि ओशियन में 2 टाइप की स्ट्रीम फ्लो होती हैं. एक कोल्ड वाटर स्ट्रीम फ्लो होती है, एक हॉट वाटर स्ट्रीम फ्लो होती है. तो ये फ्लो होती हैं अकॉर्डिंग टू हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन के अकॉर्डिंग. तो अब होगा क्या कि जो कोल्ड वाटर स्ट्रीम है ये कम होती जाएंगी और कंटिन्यू हॉट वाटर स्ट्रीम फ्लो होती जाएंगी. इससे जो ओशियन वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. तो वो स्पीसीज जो कोल्ड वाटर में सरवाइव करती थी तो वो स्पीसीज इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगी और हो सकता है वो खत्म भी हो जाए. तो यहाँ पे ये लॉस होगा. यहाँ भी देखिए ओशियनोग्राफर प्रेडिक्ट दैट द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर विल इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यू टू विच मैनी मरीन स्पीसीज माइट डाई और विल डिसअपीयर लिविंग बिहाइंड ओनली द मरीन स्पीसीज विच कैन सर्वाइव इन वार्म क्लाइमेट. तो केवल वो ही स्पीसीज बचेंगी जो कि वार्म क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकती हैं. देन आता है
इंक्रीज इन सी लेवल। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी कि सी लेवल का इंक्रीज हो जाना। अब सी लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर कहाँ जाएगा? वाटर हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ मूव होगा। अभी भी तो आप ऐसे ही देखते हो कि पहाड़, अगर ये यहाँ पे हमने एक माउंटेन क्रिएट किया तो वाटर कहाँ जाता है? ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब सी लेवल सरफेस लेवल से आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वाटर कहाँ जाएगा? सरफेस लेवल की तरफ। तो जो सी के नियरेस्ट जो भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं वो क्या होगी? इनबिल्ट हो जाएंगी वाटर में। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द एरिया ऑफ सी आइस इन बोथ द पोल विल मेल्ट एंड श्रिंक। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन द नियर फ्यूचर दिस श्रिंकिंग ऑफ द आइस विल लीड टू द इंक्रीज इन वाटर लेवल। अब देखो हो क्या रहा है अभी कि वाटर जो आइस क्यूब है वो क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होने के साथ साथ श्रिंक हो रही हैं। मतलब अगर हम बात करें कि पहले जो आइस इस एरिया में थे तो वो श्रिंक होकर केवल इतने एरिया में बची है। अब ये रैपिडली श्रिंक होने से होगा क्या कि सी लेवल में वो मेल्ट होगी तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। वाटर का लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल एरिया माइट गेट सबमर्ज्ड एंड सफर फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड हरिकेन। देन शिफ्टिंग इन फार्मिंग रीजन। अब देखिए फार्मिंग रीजन को कैसे इफेक्ट करेगा। अब सपोज जो लो लैंड एरिया प्लेन एरिया था वहां पे फार्मिंग होती थी, अब सी लेवल हो गया हाई तो वाटर कहाँ जाएगा? लो लैंड एरिया को कवर करेगा, वो प्लेन एरिया को सारा इनमर्ज कर देगा, वाटर में मिला लेगा। तो एरिया कहाँ बचा फिर कृषि के लिए, फार्मिंग के लिए? नहीं बचेगा, कोई भी एरिया लेफ्ट नहीं रहेगा। तो करेंगे क्या फिर लोग जो हैं वो क्या करेंगे? हाई एल्टीट्यूड पे फार्मिंग करेंगे तो फार्मिंग डायरेक्टली शिफ्ट होगी। तो ये एक बहुत ही हार्ड वर्क है कि एक एरिया से दूसरे एरिया पे जो फार्मिंग है उसको शिफ्ट करना, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जो एरिया है वो जरूरी नहीं है कि प्लेन ही मिले, वो स्लोप में मिलता है। स्लोप में मिलता है तो ये एज अ कृषि फैक्टर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो देखिए इसमें भी लिखा है कि जियो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट दैट रीजन इन द लो लैटिट्यूड विल हैव लो एग्रीकल्चर yield in the near future. This may lead to food shortage in those regions. The agricultural yield will increase in the region located in the middle and higher altitude. Thus, there is probability of the shift in the farming region from low altitude to high altitude. मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे ही ये चलता रहा, मतलब साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि अगर ऐसे ही जो स्नो है वो मेल्ट होती रही तो होगा क्या इन फ्यूचर, क्या होगा कि जो एरिया है फार्मिंग का वो शॉर्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? फूड शॉर्टेज होगी। तो इसलिए जो फार्मर रहेंगे उनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो क्या करेंगे कि जो मिडिल एरिया में फार्मिंग होती थी उसको हाई एरिया में या हाई एल्टीट्यूड पे शिफ्ट किया जाए। देन फोर्थ वन आ जाता है क्लाइमेट चेंज। It is expected that land temperature will increase, maximum around the northern latitude and minimum over the southern ocean. The frequency of hot wave will increase. This climate change will result in increasing number of flood and drought. अब देखो इसका सीधा सिंपल एक ही मीन निकलता है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो ओशियन वाटर बढ़ेगा, ठीक है। अब जब वाटर बढ़ेगा तो मैंने बताया कि वाटर क्या होगा? वार्म अप होगा। वार्म अप होगा तो कहीं पे अब जो कंडेंसेशन की अभी प्रोसेस होती है वो बैलेंस फॉर्म में होती है, फिर ये बैलेंसिंग नहीं रहेगी। कहीं पे ज़्यादा कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रॉपर जो रेनिंग होगी वो प्रॉपर तरीके से होगी तो उस एरिया में फ्लड आएंगी। लेकिन कई ऐसे एरिया होंगे जो कि डेजर्ट रीजन रहेंगे, वहां पे क्या आएगा? ड्रॉट्स आएंगे। जैसे कि साउथ अफ्रीका की बात करते हैं या अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन हम उसको देखें तो वहां पे हॉट वेदर रहता है और रेनिंग है वो भी बहुत कम होती है। तो ऐसे रीजन पे वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी टोटल फार्मिंग पे डिपेंड है। तो होगा क्या कि उस एरिया में ड्रॉट्स आने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ड्रॉट्स मतलब सूखा। देन
मेजर फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से मेजर यूज किए जाते हैं वो हैं। देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि OCC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लाइमेट चेंज, COP25, ये सम्मेलन होते रहते हैं। इसमें सारे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और इसी पे डिस्कस करती हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, जो टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इन जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो यही है कि बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और उन फैक्टर को रिड्यूस करना जो कि इसका इम्पोर्टेंट रीज़न है। Then all over the world people are coming together find out way to combat global warming, मतलब दुनिया के सारे जो लोग हैं वो एक साथ आए हैं किस लिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्लोबल इशू, दस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द इमिशन वर्ल्ड वाइड। तो जो कि मैंने अभी पहले बताया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो केवल किसी एक नेशन का इशू नहीं है, वो इंटरनेशनल इशू है क्योंकि उससे इफेक्ट सारी दुनिया पे ही पड़ेगा। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ वर्क करती हैं कि हम इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकें। साइंटिस्ट हैव फाउंड सम टेक्नोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, साइंटिस्टों ने कुछ टेक्नोलॉजिकल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाले हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द कंप्रेसिव सेट ऑफ क्लाइमेट सॉल्यूशन हैज बीन गिवन बाय एनवायरमेंटलिस्ट टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटलिस्ट मतलब वो साइंटिस्ट जो एनवायरनमेंट के लिए वर्क करते हैं उन्होंने एक कुछ प्रैक्टिकली सॉल्यूशन निकाला है कि कैसे हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है एक्सटेंसिव यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर पावर, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइडल एनर्जी। उसने बताया है कि यहाँ पे हमें अब क्या करना चाहिए कि हमें रीन्यूएबल एनर्जी का यूज करना चाहिए। अभी देखिए ये रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती हैं जैसे कि विंड एनर्जी हुई, जियोथर्मल एनर्जी हुई, मतलब जो खत्म ही नहीं हो सकती है ना। हाइड्रो एनर्जी हुई, जैसे कि आपने देखा है कि बड़े बड़े डैम रहते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो क्या ऐसा होगा कि कभी वाटर खत्म हो जाएगा? या जो बड़ी बड़ी आपने देखा होगा कि विंड मशीन लगी रहती हैं, विंड साइक्लिक लगी रहती है जिनको हिंदी में हम पवन चक्की कहते हैं, वो लगी रहती हैं तो वो राउंड अप होती हैं तो वो भी विंड एनर्जी जनरेट करती हैं। उनमें एक टरबाइन लगा रहता है जो कि घूमता है और एक जनरेटर लगा रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और ट्रांसफार्मर में ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज होती रहती है। तो क्या हवा पृथ्वी से हट जाएगी? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एयर ना रहे अर्थ पे? नहीं होगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना चाहिए। देन रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का हमें रिड्यूस करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल क्या हुआ? जैसे पेट्रोलियम हुआ, डीजल हुआ, CNG हुआ, ये सारी चीज कंसीडर टू बी मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये मेजर सोर्स हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। Vehicle like lorries, truck and vehicle carrying heavy load emit carbon dioxide and other gases causing global warming। अब जो बड़े व्हीकल रहते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बाय इंक्रीजिंग द व्हीकल फ्यूल एफिशिएंसी इमिशन कैन बी कंट्रोल। अब यहाँ पे बात की गई है कि अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं तो इमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने से मतलब आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि जो बाइक के इंजन है पहले BS3 या 2 आते थे, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, अब प्रेजेंट में कंपनी बोलती है कि BS6 इंजन का यूज किया जाए। तो ये BS6 क्या है? भारत स्टेज, दैट मीन कि यहाँ पे फ्यूल की जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाया जाता है और इंजन में इंजन को ऐसे रीजनरेट किया जाता है ताकि जो एग्जॉस्ट से जो पॉल्यूटेंट हो वो कम मात्रा में इमिट हो, मतलब पॉल्यूटेंट को कंट्रोल किया जा सके। देन द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी टू चेक एंड लिमिट इंडस्ट्री फ्रॉम इमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांटेशन ऑफ ट्री दैट इज एफोरेस्टेशन एंड फर्दरिंग द इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट हैबिट विल इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक और बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉरेस्टेशन पे ज़्यादा
जो देती है कि पेड़ लगाओ। इससे क्या होगा कि आपको पता है कि जो ट्रीज हैं वो कंटिन्यू क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में क्रिएट करते हैं। देन द एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट realms of the earth. If we do not control pollution, it would be difficult for life to be sustained. मतलब अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ पे लाइफ को सस्टेन होने में डिफिकल्टी होगी। दैट मीन कि पीपल को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सैटेलाइट इमेज शो अ पैटर्न ऑफ एयर पॉल्यूशन एंटरिंग द स्ट्रेटोस्फीयर एंड डैमेजिंग द ओजोन लेयर। सैटेलाइट इमेज के थ्रू हमें ये जानकारी मिली है कि जो पॉल्यूटेंट हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में एंटर कर चुके हैं, जो कि डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं। अब ओजोन लेयर को जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है वो होता है CFC, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन 4th चैप्टर। थैंक यू।